मानो मत मानो, शायद मुझे लगता है कि मैं ही बदमाश था, इसीलिए मोटिव। अगर दो कपल्स 18 प्लस हैं, किसी होटल में अगर स्टे कर रहे हैं, अगर पुलिस वहाँ पर रेड करती है, अगर वो पकड़े जाते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? इंस्टेंट आपके अकॉर्डिंग लॉयर बनने के लिए टॉप 3 क्वालिटीज़ क्या हैं? सो नाउ डेज जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स अभी अर्जेंट बेसिस पे होने चाहिए, जो कि आप फील करते हैं? पता है, यहाँ पे एक एक केस 20 साल तक स्ट्रेच करता है। आई नो फ्यू पीपल जिनका एक केस नॉर्मल सा छोटा मोटा केस है, फिर वो 20 साल तक चल रहा है, 30 साल तक चल रहा है। 26/11 में एक ब्रिटिशर ताज होटल के अंदर फंस गया था, who lost his right leg. Their discussion was that a national who is in other country. So बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आपको पता है कि आपके क्लाइंट गिल्टी हैं, इवन आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम। सो आप बाद में ऐसा कभी गिल्ट फील होता है कि जहां पर बेटे को बचाने के लिए बाप ये कहता है कि ये जी हमने किया है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ वेरी वेल नोन लॉयर ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ आशीर्वाद लॉ चेम्बर्स। हमने हमारे इस पॉडकास्ट में उन डेली इश्यूज़ एंड उनके सॉल्यूशन के बारे में बात किया जो कि डेली लाइफ में लोगों को फेस करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे गेस्ट के पास। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ जी रहने वाले हम पटना के हुए जी। जमशेदपुर में एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर दास गुप्ता। पूरे ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न जोन में उनसे बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट शायद ही कोई था। तो मेरा जो जन्म था उनके निगरानी के में जमशेदपुर में हुआ, और उसके बाद हम निकल करके वहाँ से जब बच्चा ले जाने लायक हो जाता है तो फिर ले जा करके फिर हमने कुछ अपना 4-5 साल समय पटना के घर में काटा। फिर सन 2000 में झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ था जी। तो बंटवारा के पहले हमारे जो पटना में हमारे दादाजी, इस माहौल से निकल करके जब बंटवारा हुआ था झारखंड और बिहार का, मेरे फादर उस समय बिहार सरकार के लिए काम करते थे। और बिहार सरकार बिहार झारखंड जब बटा तो कुछ रेशियो के हिसाब से बचा, 8:2। तो 8 लोग जो थे वो बिहार में रह गए, जो 2 थे वो झारखंड चले गए। तो इस तरह का कुछ रेशियो था। नॉट श्योर कि वो 8:2 ही था, बट इस तरह के रेशियो में वर्कफोर्स का भी बंटवारा हुआ जी। और मेरे फादर को झारखंड के कैडर में उस समय पोस्टिंग हुई। मुझे जमशेदपुर में पहला दिन मुझे याद है जी। और जमशेदपुर में हम जब पहुंचे थे तो एक घर हुआ करता था। आज भी वो घर मैं कभी भी मतलब उधर से आज भी वो घर वहीं है। मैं कभी जाता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ उस घर को। और एक 2 स्टोरी बिल्डिंग थी और एक 2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंट हाउस था। इट वाज आई थिंक बंगलो था और बंगलो के ऊपर एक स्टोर रूम होता था जी। तो उस स्टोर रूम से एक सर्वेंट रूम, मतलब उसको कह सकते हैं स्टोर रूम, सर्वेंट रूम, उसमें और स्टोर रूम में बस यही डिफरेंस था कि उसमें एक छोटी सी किचन, एक छोटा सा बाथरूम और एक छोटा सा टॉयलेट था और वो 1 रूम सेट था और एस्बेस्टस की छत थी जी। तो हम लोगों ने झारखंड जमशेदपुर आकर के वहाँ से अपने लाइफ को शुरुआत किया। माय फादर स्टार्टेड विथ नो बैक सपोर्ट ऑफ माय ग्रैंडफादर। माय ग्रैंडफादर को ऐसा था कि तुम बिहार में रहते। माय फादर स्टार्टेड लाइक दैट। उनका था कि चलो करते हैं, देखते हैं, मिल रहा है, कुछ होगा। तो ही केम टू झारखंड और झारखंड आने के बाद वो इनिशियल 10 इयर्स काफ़ी मशक्क़त वाले साल थे, जहाँ पे एज अ फैमिली ऑफ 4
we have seen a lot and lot, you know, going around us, things happening. Finances were not good, चीज़ें ठीक नहीं थी, बट धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई, बेटर हुई। मैंने अपनी पढ़ाई पहले मोतीलाल में की, मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में। तो मेरे माता पिता ने मुझे निकाल के मुझे डीपीएस में डाल दिया। फिर मेरी 10th तक की पढ़ाई डीपीएस में हुई, जमशेदपुर में। और 10th के बाद मैंने 11th 12th बोर्डिंग से किया। एक बोर्डिंग स्कूल था रांची में, वहाँ से मैंने अपनी 11th 12th की पढ़ाई की। और मानो मत मानो, शायद मुझे लगता है कि मैं ही बदमाश था, इसीलिए मोतीलाल से मेरे पिता ने निकाल करके मुझे डीपीएस डाला। तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई की, फिर बोर्डिंग स्कूल से। फिर वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैं कॉलेज आ गया। मेरा कॉलेज भुवनेश्वर में था, और भुवनेश्वर में आने के बाद मैंने अपनी 5 साल की पढ़ाई कानून की भुवनेश्वर से की, केआईटी स्कूल ऑफ लॉ। केआईटी स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ाई करने के बाद मैं मास्टर्स करने QMUL चला गया, लंदन। तो क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने मुझे कोर्स ऑफर किया था, और अगेंस्ट दैट दे गेव मी पार्शियल स्कॉलरशिप। उन्होंने मुझे मेरी एनुअल फीस का आधा पैसा माफ़ कर दिया था उस स्कॉलरशिप में। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहीं, चीज़ें काफ़ी बेटर रहीं। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर जब मैं इंडिया आया, तो फिर चीज़ें धीरे धीरे जगह पर आई। सो अब थोड़ा प्रोफेशन पे आते हैं आपके, कि आपके अकॉर्डिंग लॉयर बनने के लिए टॉप 3 क्वालिटीज़ क्या हैं? लॉयर बनने के लिए टॉप 3 क्वालिटीज़, पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, ये एक जो भ्रम है लोगों का जी, उनका भी, जिनको ये लगता है कि you know, this is a profession which demands exceptional brilliance, जी, या फिर उनको भी जिनको लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा। जी, तो इन दोनों के लिए सीख है। A lawyer, a good lawyer, one can only make a good lawyer one who's regular, okay, who's disciplined, and कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जो कि अपने काम में रेगुलर हो, जो कि अपने काम में डिसिप्लिन्ड हो, I think that is what you know makes a good lawyer. okay, वकालत में आगे जाने के लिए it is very important for you to be regular. आप करते रहिए। अगर आप रेगुलर नहीं हैं, अब आप कोर्ट में रेगुलर नहीं हैं, तो कोर्ट में क्या चीजें चल रही हैं आपको नहीं पता चलेगी, क्या लीगल डेवलपमेंट्स है वो आपको नहीं पता चलेगा, तो आप उन चीजों पे मिस आउट करोगे। पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुअल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बजे कोर्ट बैठ रही है, आप पहुंच रहे हैं 11 बजे, आपका मैटर तो उस दिन तो निकल गया जी। तो बहुत सारी चीजें नहीं हैं, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। इनको अगर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे तो वो अच्छा वकील बन सकता है जी, ये मेरा मानना है जी। सो आपके अकॉर्डिंग अभी नाउ डेज जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स अभी अर्जेंट बेसिस पे होने चाहिए जो कि आप फील करते हैं? देखिए, मुझे अगर आप पैन इंडिया बात करें, जी, पैन इंडिया में सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी डिमांड है। okay. अब आप देखें कि जजेस जितने हैं, अब यू नो बेस्ट रीजंस नोन टू देम
जी कि ऐसा क्यों है, ठीक है, बट जितने जजेस हैं उतना सफिशिएंट नहीं है विद द नंबर ऑफ केसेस व्हाट वी हैव। अब आप देखोगे कि एक मैटर में तारीख लंबी लग जाती है, जी 4-4 महीने की, 3-3 4-4 महीने की। तो हाँ, आई थिंक हमें ऐसा है कि हमें बहुत कोई सुपरफिशियल चीज़ें नहीं करनी है कि एक दिन में पूरा सिस्टम बदल दिया, क्योंकि यहाँ पर हर एज स्ट्रैटा के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी तो हमारे लिए हो सकता है एकोमोडेट करना बहुत इजी होगा, बट उनके लिए little changes at a time, so that everybody can accommodate। जी ठीक है, तो ये चीज करके करते करते चालू करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जैसे कि कोर्ट एनवायरनमेंट्स टू बी डिजिटल, टू गो डिजिटल। आजकल तो सारी चीज़ें ई कोर्ट सर्विसेज पे चली गई हैं, पर फिर भी आप देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आज भी कई सारे ऐसे कोर्ट हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद वीसी नहीं चलाती जी है ना। अगर आज भी देखेंगे तो कितने सारे ऐसे कोर्ट्स हैं जिनका ऑर्डर्स अपलोड नहीं होता ऑनलाइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को धीरे धीरे करके है ना हमें एक जगह पे पहुंचना है। तो यही मेरा। आपने अपना मास्टर्स यूके से किया है, आपने जो वहाँ पर देखा, वहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है और इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है? और मतलब कि जहाँ तक हम देखे हैं कि वहाँ का लीगल सिस्टम तो ऐसा नहीं जैसा इंडिया का है। वहाँ पर ना ही उतने सारे पेंडिंग केसेस हैं एंड तुरंत होता है, मतलब जो भी हो सुनवाई हो तुरंत होता है। यहाँ पे एक एक केस 20 साल तक स्ट्रेच करता है। आई नो फ्यू पीपल जिनका एक केस नॉर्मल सा छोटा मोटा केस है, फिर भी वो 20 साल तक चल रहा है, 30 साल तक चल रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, और इस रिफॉर्म को अगर लाना है तो अभी तक आ क्यों नहीं रहा है, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक डेवलप्ड नेशन और एक डेवलपिंग नेशन के सिस्टम को कंपेयर करना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, या आई वुडंट से इम्पॉसिबल, पर उचित नहीं है जी। क्योंकि उनका कानून और हमारा कानून, उनके प्रॉब्लम्स और हमारे प्रॉब्लम्स, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। okay. अभी आप देखेंगे, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोजिटली इन इंडिया विक्टिमोलॉजी इज अ वेरी रिसेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, दैट द क्राइम विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द विक्टिम, कि विक्टिम पे क्या गुजरा, उस क्राइम का प्रभाव विक्टिम पे क्या बीता। तो आप देखते होंगे कि हमारे विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत कुछ कॉम्पनसेशन ऑफर करती है सरकार, टू women who has been attacked by acid और अन्य इस तरह के कई प्रकार के, उनके प्रॉब्लम्स अलग हैं। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम has been a part of their law from I think 1800s। okay. वो उस समय सोच चुके थे कि ऐसा कुछ करना है, एंड व्हाई नॉट। आई थिंक यूके हैज बीन अ कंट्री, वो मतलब उसका अगर आप वो सरफेस एरिया निकालेंगे तो यूपी से कम ही होगा, बट इट हैज बीन अ कंट्री विच हैज रूल्ड द इंटायर वर्ल्ड एट वंस। तो उनकी प्रॉब्लम्स बहुत अलग हैं, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत अलग हैं। हमारी प्रॉब्लम्स हंगर हैं, उनके प्रॉब्लम्स कुछ और है। तो अब उनके विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में क्या डिस्कशन है कि जब 26/11 हुआ था, 26/11 में एक ब्रिटिशर ताज होटल के अंदर फंस गया था, who lost his right leg, right or left, जो कुछ ऐसा, who lost his right leg in another country in an act of terrorism। Their discussion was that a national who is in other country
can he get the benefit of victim compensation scheme or not? And it was ruled out that he was awarded with a very huge compensation. Okay. तो उनकी प्रॉब्लम्स बहुत अलग हैं, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत अलग हैं. हमारी प्रॉब्लम्स अभी बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हैं. हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, हम हंगर की बात कर रहे हैं, हम ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं. उनकी प्रॉब्लम्स हमारे से बहुत डिफरेंट है. तो उनका और हमारा, आप पॉपुलेशन में अगर देख लें, तो आप कहते हैं यूके, मुझे लगता है इन टोटल यूके हैज लेसर पॉपुलेशन देन वन स्टेट इन इंडिया. तो आप इन दोनों स्टेट को किसी भी तरीके से इनके सिस्टम्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. बट हाँ, हम हमेशा अच्छी चीजें इन्फर करते हैं और उनको सीखने का और उनको प्रयास करते हैं अपने तक लाने का. तो लेट इट बी लाइक दैट, बट वी डोंट वांट टू become like any other nation. I think India is doing great. हाँ, ये स्कोप और ये डेवलपमेंट की जगह हर जगह है, जो हम भी कर रहे हैं और भी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं. There are lawyers who are night and day working in this profession to give this a good shape. तो कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी या हो जाती हैं तो ज्यादा अच्छा है. एज ए लॉयर आपका ड्यूटी है कि अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना. सो बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आपको पता है कि आपके क्लाइंट गिल्टी है, इवन आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम. सो आप बाद में ऐसा कभी गिल्ट फील होता है कि आई हैव प्रोटेक्टेड अ बैड पर्सन और जिसने गलत किया है? ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है जहां पर एक डॉक्टर को पता है जी कि अगर वो अजमल आमिर कसाब की ट्रीटमेंट कर रहा है जी तो वो एक टेररिस्ट है जी. आप एक बात समझो. जी. बट as a person and as a professional, as a personal opinion and as a professional duty, those are two separate things. जी. तो आप जब वकालत करते हैं या आप जब वकालत में हैं तो ये समझना नहीं, सॉरी, I stand corrected. There is a rule which is a statutory rule. It explicitly says, वो हमें ये बताता है और explicitly कहता है, an advocate must not refuse to take a case or to go to a trial of somebody to whom it is attributed that he has committed this crime. Okay. Or where the public in large thinks that he is a criminal. Okay. I cannot do so. If I do so, I would be expelled from the bar. Okay. So we have a statutory rule at place. और क्या होता है कि कई बार अगर और हम कभी भी कोर्ट में जाते हैं तो देयर इज नथिंग पर्सनल. ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारे आपके अगेंस्ट कुछ पर्सनल है या कोई एनिमिटी है या इस तरह की चीजें हैं. आपने एक लेट्स से किसी ने एक क्राइम कुछ करा है, देयर आर एविडेंसेस टू इट. जी. एवरीथिंग is corroborated, the facts, the evidences, and goes for FSL and everything. और फिर हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं. अब देखो इंडिया क्या है ना, इंडिया में काफी बार ऐसा भी होता है. अभी जैसे मुझे बोलते हुए मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जी, जहां पर बेटे को बचाने के लिए बाप ये कहता है कि ये जी हमने किया है. okay. बट उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है. जी. There's no evidence against him. तो यहाँ पर वो चीजें भी होती हैं. तो कानून का अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पनिशमेंट उनको जाएगा या एज पर एविडेंस जाएगा? देखिए, अब अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि कोई क्राइम हमने किया है जी, हम ओनस लेने के लिए तैयार हैं जी, एंड आई वुड प्लीड गिल्टी
जी। आई एम डायरेक्टली सेइंग दैट आई वुड प्लीड गिल्टी। तो ऐसा तो नहीं होता, बट यू नो देयर आर इंस्टेंसेस, देयर आर यू नो ऐसे कई बार होता है जहाँ पर यू नो गार्जियन आके कह देते हैं कि जी इसको बचा दो, इसको छोड़ दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, इसकी सारी सजा हम काट लेंगे। जी। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो अगर हम एविडेंसेस के थ्रू ना जाएं तो फिर ऐसा ग्रोस इनजस्टिस होता है। जी। तो इसीलिए कानून में सारे चीजों का एक प्रावधान बना हुआ है। जी। वकीलों को एक प्रावधान बना हुआ है, बिकॉज सी अगेन, बिकॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन इट डज नॉट से दैट हु हैज अ राइट टू फेयर ट्रायल, वेदर इट्स यू, हिम, मी, इट सेज दैट एवरीबडी हैज द राइट टू फेयर ट्रायल। अगर आपके अगेंस्ट कोई एविडेंस है तो आपको वो मौका मिलना चाहिए कि आप उसको एक बार क्वेश्चन कर सकें, या आप पूछ सके कि भाई क्या वैलिडिटी है, क्या तथ्य है, क्या इसका प्रमाण है, क्या है, जो भी है ना, इसकी जेन्युइनिटी क्या है, ये चीजें आप पूछ सकें। सो अगर दो कपल्स 18 प्लस हैं एंड किसी होटल में अगर स्टे कर रहे हैं, दे हैव गिवन देयर आईडी प्रूफ ऑल्सो, अगर पुलिस वहाँ पर रेड करती है, अगर वो पकड़े जाते हैं, तो उन्हें उस समय क्या करना चाहिए? इंस्टेंट उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए? इंस्टेंट उनका क्या करना चाहिए उनको? इट इज़ अ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर पुलिस रेड कर रही है और जहाँ पर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ गलत काम हो रहा है या जो भी है, आपका पहला जो अक्सर गलती कर जाते हैं लोग, आपकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर पुलिस आपसे कॉपरेशन मांग रही है तो आप उस समय कॉपरेट करें। जी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप देखो, आप जैसे ही रिटेलिएट करते हो जी, तो एक धारणा बन जाती है। ये बाद की बात है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, बट तो दिमाग में एक मानसिकता है, जो धारणा बन जाती है कि कुछ गलत कर रहे हो जी। तो आप उस समय पुलिस को अगर कॉपरेशन मांग रही है आपसे, आप कॉपरेट करें। अगर आपको लगता है कि पुलिस आपके साथ कुछ अन्याय या कुछ आपके खिलाफ गलत अगर आपके खिलाफ प्रोसीड कर रही है, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। आप वहां पर चुप रह सकते हैं और आप वहां पर बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर, कि मैं अपने वकील के द्वारा रिप्रेजेंट होना चाहता हूँ। बट हैविंग सेड सो, इन द एंटायर थिंग, अगर पुलिस, बहुत बार पुलिस क्या करती है कि पुलिस खुद जानती है कि एक होटल में सारे के सारे जितने भी लोग होंगे जी, सारे गलत हरकत में नहीं होंगे, या फिर वो उस गलत मानसिकता के साथ नहीं रुके होंगे जी। लेकिन जस्ट इन केस जब हम गलत मानसिकता की बात करते हैं तो वो गैर कानूनी काम की हम बात करते हैं जी, जो विच आर एक्ट्स विच आर बार्ड बाय लॉ। उस समय आप बस एक ही चीज करें कि पुलिस से थोड़ा कॉपरेट करें। अगर पुलिस देखेगी कि आप कॉपरेटिव हैं तो वो ऑलरेडी आपको उन चीज़ों से निकालना चाहेगी। बट ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि पुलिस जी हमसे पैसे मांग रही है, हमें एक्सटॉर्ट करना चाह रही है। तो उन केसेस में बिना डरे, अगर आप गलत नहीं है, अगर आपके कोई बंधु या भाई या कोई जानने वाले, अगर आपके कोई वकील हैं, तो उनको बिल्कुल अप्रोच करें, उनको बोलें कि वो इन चीज़ों को आगे हैंडल करें, आके बात करें, उनके लिए पुलिस से बात करें और ये सारी चीज़ें। So I have seen that husband and wife, तो उन्होंने they hired basically a mistress to, let's suppose, to engage in some Western influenced activities. तो आफ्टर सम टाइम तो कुछ मिस्ट्रेस को कुछ सैलरी देते थे हस्बैंड वाइफ, और आफ्टर सम टाइम
शायद ऐसा ही होता है, तो मन भर गया या फिर जो भी हुआ, स्टॉप डूइंग इट. When they stopped doing it, filed an FIR against this guy. ठीक है, he has raped me. Okay. He has raped me under intoxication. Okay. He's given me injections. Okay. He's given me this. He has given me that. Right. तो इन तरह के, अब देखो इन तरह के, अब when it came to trial, there was lot of evidences that came, so lot of evidences में ये सारी चीजें निकल करके आई, that she was comfortably sitting with them. पुलिस ने फोन सीज किया और कुछ एविडेंसेस उनमें से निकली तो कोर्ट के सामने रखी गई. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट, we won't get into it. If you have any objection, counsels might approach. तो एक AV रूम होता है यूजुअली, तो वहाँ पर आपको अगर इन तरह के कुछ एविडेंसेस दिखाने होते हैं तो वहाँ AV रूम में ही है ये. तो वहाँ पर it was very evident that the husband, wife and the mistress, they're sitting together, they're sipping glass of wine, everything is good, they're dancing, everything is good, and meanwhile they're getting engaged into all those activities and everything. तो इस तरह के यार क्राइम्स काफी हो रहे हैं, इनको बहुत मिसयूज किया जा रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि द टाइम हैज आल्सो कम टू मेक सम provisions which are punitive against women who misuse these laws. But I am stuck with the moral paradox. मुझे लगता है कि आज भी मैं कोई ऐसी जेन्युइन केसेस देख लेता हूँ अगेंस्ट विमेन जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा ऐसा ना हो कि with people who are more influential could just मतलब बिल्कुल ही तबाह कर दें या इस तरह की. तो I just have that in mind. तो ये है. So very recently अभी पहलगाम अटैक हुआ था, एंड जिसमें काफ़ी सारे लोग को मारा भी, मतलब कि धर्म पूछ के मारा गया. एंड आफ्टर दैट ये पता चला कि इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इंटेलिजेंस शेयर कर रहे थे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ में. सो एज पर यू, ये कितना सीरियस क्राइम है और इसकी मोस्ट सज़ा क्या हो सकती है? ऐसे ऑफेंसेस में जी सजा ना हो जी, या इन ऑफेंसेस को सीरियसली ना लिया जाए. जब भारत की इंटीग्रिटी की बात आती है, तो जब भारत की सुरक्षा की बात आती है, और जब ऐसे लोग निकल करके आते हैं, तो वी हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ विच कैन डील विद ऑल ऑफ देम. वेरी सीरियस क्राइम्स, इनमें आपको बेल नहीं मिलती जल्दी. कि इन ऑफेंसेस में जो ट्रायल्स होते हैं, तो ट्रायल्स भी काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए होते हैं कि who are they and what they are capable of. Okay. And if they leave, or if they are and released on bail, तो इनका उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है. ये सारी चीज़ें बहुत मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को डील किया जाता है. हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज में भी इसका काफ़ी अच्छा प्रोविजंस हैं. पहले अर्लियर में भी था, इसमें तो और भी हैं. तो इट इज़ अ वेरी हीनियस क्राइम एंड इट इज़ टेकन वेरी सीरियसली. How do you think senior advocates play a role in converting worst cases to win? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले मुझसे कि जुडिशरी में रिफॉर्म्स की क्या स्कोप है जी, और चीज़ें कैसी हैं, क्या हैं. ऐसा बहुत कॉमन है. यूजुअली इफ देयर इज अ हाई कोर्ट, there would be number of matters that would be listed before different judges. Let's say one bench would have service matters, one would deal with matrimonial matters, one would
one with 482, है ना. Likewise, see now the problem is that कि you cannot now see the law, as far as law is concerned, it is, अब जैसे IPR है, so with IPR you'll have to be so well informed about IPR. वो specialization with the judges, I think it is there, but every person cannot be with, like, if there is a high court judge at let's say one bench, तो शायद उनका एक्सपर्टीज या फिर उनका इंटरेस्ट या उनके इंटरेस्ट का मैटर क्रिमिनल मैटर्स होगा, बट उनको बिठा देंगे सर्विस लॉ में. रोस्टर ऐसा बनेगा क्योंकि सबको सब करना है, राइट. अब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक ऐसे जज साहब हैं जिन्होंने प्रीवियसली भी क्रिमिनल मैटर्स किए हैं, शायद वो बार से एलिवेट होकर के बेंच पे गए, और बेंच पे जब आए तो at the bar also he was a very good criminal lawyer, but at the bench he would have also to be heard. He would also have to be he would also have to listen to service matters. Okay. अब होता क्या है, सीनियर और जूनियर, आप जिस पर्सपेक्टिव में ये सवाल पूछना चाहते हैं जी, उस पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता रहा हूँ जी. तो अब वहाँ सीनियर और जूनियर का ये अंतर हो जाता है. somebody who is arguing a matter, who is a senior at service law, right, and is very famous for let's supposedly arguing service matters. अब उनके आगे आप खड़े हैं. So the presumption is that whatever rule of law he would quote, whatever rule of law he would quote, and whatever judgments he would quote, and whatever position of law he would understand, would be at least even not 200% right, much righter than you. Okay. जी. Right. जी. तो ये सारी चीजें जो वहाँ ये सारी चीजें हो जाती है ना. जी. अब जैसे बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन सीनियर की the seniors who actually very good seniors also who मतलब वो काफी मैटर्स में they pull out of lot of things which we don't see around. ठीक है, तो ऐसे भी हैं और चीजें हैं. मतलब इस तरह से वहां पर एक बहुत बड़ा कि जब बेंच सर्विस मैटर की नहीं है, ठीक है, जब उनको क्रिमिनल में काम उनका ज्यादा रहा, उनकी रुचि ज्यादा रही क्रिमिनल की, सर्विस मैटर पे बैठे हैं. एक तरफ there is a senior lawyer who's arguing a service matter, and there's you who's arguing let's supposedly a matter. So the presumption, ये मानसिकता है कि अगर कोई सर्विस लॉ का अगर जीनियस आपके सामने बहस कर रहा है तो सही कह रहा होगा, बट ऐसा अक्सर नहीं होता है. मैं ये कह रहा हूँ कि बट ऐसा अक्सर नहीं होता है. उसमें कुछ तो 10 बात आपकी भी होगी, 100 में से कुछ 10 बात आपकी भी होगी जो बहुत जेन्युइन होगी. तो इन चीजों पर थोड़ा सा, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपका बोलने का तरीका उतना परसुएसिव ना हो जी, लेकिन शायद 70 आपकी सही हो, 30 उनकी हो जी, जी. but they'll be able to pull that matter off. जी. Because again it comes to practice. जी. ये सारी चीजें जी होती हैं. सो बाय बुक्स तो सब हम सब जानते हैं कि रूल्स जो भी हैं, जुडिशरी जो भी है, सबके लिए बराबर है. अमीर हो, गरीब हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, कोई भी हो. लेकिन जनरली ये देखने को मिलता नहीं है. तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि क्या ये डिफरेंसेस अभी भी हैं? देखिए सर, अगर मैं ये कहूँ
कि ये डिफरेंसेस नहीं है, तो ये बहुत गलत होगा जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज भी द पीपल हु हैव मोर मनी आर गेटिंग मैटर्स लिस्टेड बिफोर कोर्ट्स। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है जी। अभी एक ऑब्जर्वेशन दिया है, उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की लिस्टिंग हो रही है उसमें ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि दोज हु आर फाइनेंशियली केपेबल उनका मैटर पहले लिस्ट हो जा रहा है, जो फाइनेंशियली केपेबल ना हो उनका मैटर लिस्ट नहीं हो रहा है जी। राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप निकल करके देखो कि अगेन ये सारी बात हम फिर घूम के वहां आ गए कि somebody who has got more money तो he can afford let's supposedly a good senior lawyer जी definitely right। तो अगर सिविल मैटर है तो सिविल में जो भी बेस्ट लॉयर हैं उन लॉयर को परस्यू कर सकता है जी। और लाइकवाइज आप एक तरफ somebody who's not that financially strong तो आपको ये प्रॉब्लम्स वहां पर फेस हो सकती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा या मैं कि जो लोग who are rich they don't take advantage, ये कहना गलत होगा जी। बट मैं हाँ ये जरूर कहूँगा कि देयर आर केसेस जहां पर ऐसा होता है कि थोड़े लंबे समय के बाद लेकिन जस्टिस इज सर्व्ड। ऐसे मैटर्स में ऐसे भी मैटर्स होते हैं जहां पर आप लाख सीनियर खड़ा कर लो, लाख है ना किनको भी खड़ा कर लो, इफ ऑल एविडेंसेस आर अगेंस्ट यू, एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू, nobody can save you। okay. So, आप अपनी लाइफ में आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? इंस्पिरेशन पर्सपेक्टिव से आई थिंक फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ माई फादर एंड फॉर वट एवर इमोशंस दैट आई हैव, जो भी मेरे अंदर इमोशंस हैं आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ माई मदर। माई फादर इज अ वेरी 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 हार्ड वर्किंग एंड वेरी ambitious person at the age of, let's suppose at the age of 58 59 he would work like anything और काफ़ी डेडिकेशन है। जहाँ पर when I talk about my mother तो वो जो एक मदरली फीलिंग है कि किसी से स्नेह रखना, प्रेम रखना, और कभी मेरे दोस्त आ गए या वो एक मदरली स्वभाव जो होता है जी। तो वो नेचर मैं वहाँ से बड़ा पिक करता हूँ, बड़ा इंस्पायर होता हूँ उससे। देखता हूँ कि पिता से लोग डरते हैं जी, है ना, जहाँ पर माँ की तरफ ममता का जो सागर है जब वो एक बार बहता है जी, तो फिर उसकी बात ही अलग है जी। तो कुछ मैं चीज़ें पिता से उठाता हूँ फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ एंड कुछ चीज़ें मैं अपनी मदर से उठाता हूँ टू बैलेंस माई पर्सनल लाइफ। सो बोथ आर माई इंस्पिरेशन एंड आई थिंक माई ब्रदर ऑल्सो, माई एल्डर ब्रदर, he has been always been a secret inspiration। okay। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा परिवार बढ़ा है जी। मेरे बड़े भाई की शादी हुई है और मैं मानता हूँ कि जब से हमारे घर में भाभी आई हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जी। ऐसा माहौल है that she's a friend also। मैं अपनी फैमिली मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और मुझे लगता है कि आधी चीज़ें मैं बेवकूफ़ी की इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज आई थिंक फैमिली वुड नॉट फील राइट। फॉर एन एग्जाम्पल फॉर द व्यूअर्स that don't get confused, जी।
अगर मैं सुबह बाइक ले करके हिमालय नहीं निकल रहा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ द फैमिली। जी। सो अभी तक के आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट क्या रहा है? सर सारे पल खूबसूरत रहे हैं, हम्म, और मेरा पर्सपेक्टिव और मेरा नज़रिया समय को लेकर के ऐसा है, जब जब बुरा समय आया जी। तो अक्सर मैंने अपने मन को ये मनाया है कि हो सकता है इसके पीछे कोई एक सीख रही होगी, जी। कि जो ऐसे कहते हैं ना कि भगवान की छड़ी में वो ताकत होती है। बाद में मुझे ये रियलाइज भी शायद कभी हुआ। जी। तो सर वैसे अगर देखें तो सर हर पल बहुत अच्छा रहा। जी। आज भी जो जहाँ पर हैं, जो कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस होता है खुद को भी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करेंगे या जो भी है। जी। मेरे हिसाब से दूसरे के नज़रिए से शायद मैं बहुत कम हूँगा, तो मैं कुछ भी नहीं हूँगा लेकिन मैं इस चीज़ को मान के चलता हूँ। हर पल बिताए हुए हैं, दे लुक वेरी कलरफुल, बहुत बहुत रंग है उनमें, बट दिल के बहुत करीब है। बहुत कुछ तो ऐसे भी पल हैं जो बहुत संजो के अंदर रखे हैं, बचपन की यादें हैं। तो जो लोग भी आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग जो कि आपको फॉलो करते हैं, आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनको यही चीज़ कहना चाहूँगा, बी अ रिबेल विथ अ कॉज। ओके, राइट, कि अगर इफ यू आर बीइंग अ रिबेल, लेट दैट फ्लो थ्रू अ कॉज, एंड कॉज which is not self-centered, which serves the nation। अगर आपका खून का एक भी कतरा अगर देश के लिए काम आए, आप एक बार घूम के सोचना, या आपके परिवार के काम आए, आप एक बार पीछे मुड़ के, या उसमें कोई दोराही या सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। जी। आज हम इसीलिए जब हम ये उम्मीद रख करके, ये दिमाग में रख करके जब घर से बाहर निकले हैं, चीज़ों को करते हैं, तो गर्व महसूस होता है। जी। तो हमेशा 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 याद रखना दैट इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू बिल्ड अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर द पीपल ऑफ आवर नेशन। उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना। आप देखो हर सेक्टर्स में हर लोग अपना इक्वल टास्क परफॉर्म करते हैं, तब जाके ये देश बना रहता है। जी। तो मैं यही कहता हूँ सबको कि एक कतरा भी अगर जो देश मांगे तो वो भी नहीं छोड़ना, वो भी देते रहना। मेरा यही मानना है।